हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? तो आज यहां पे हाजिर हूं आपके सामने लेकर आपका बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लेसन का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि पहले जो लेसन जो बाकी रह गए हैं, जिसका मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो होगा ही, ऑब्जेक्टिव तो पहले उसको मैं करा लूँ। उसके बाद बहुत जल्द ही, बस कुछ ही दिनों बाद आपका जो यहाँ पर क्या कहते हैं वो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। उसको स्टार्ट करने से पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जो लेसन का, उस लेसन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा मुकम्मल क्वेश्चन, तब जाकर के हम उसको आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर ये तो पढ़े ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी, हालांकि पढ़ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपने तरफ से मैं क्लियर हो जाऊं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जिसका जिसका आंसर आपको पता होगा नीचे कमेंट जरूर करना, अपना आंसर जरूर बताना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते। रेडी? तो रेडी हो जाए। सवाल यहाँ पे पेशेंस रखना, थोड़ा कुछ सवाल ज़्यादा है। सवाल फर्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? आज मैं बहस नहीं करूंगा, डायरेक्ट फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत कम समझ लूंगा, बहुत कम समझ लूंगा और बहुत जल्दी खत्म करूंगा। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो एक का आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, अंडाशय। अंडाशय जो होता है वही जो पुष्प का जो फल बनाता है। ओके, सवाल नंबर सेकंड है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इनमें से कौन है जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो दो का जो आंसर होगा, हमारा आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो अपना हाथ कीबोर्ड पर रखें और फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। कुछ भी एक वर्ड भी इधर से इधर ना करें, बस क्वेश्चन हार्ट पे रखें, अपना कीपैड पे हाथ रखो और फटाफट आंसर दो इसका। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? बाह्यदल, पखुंडी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो बाह्यदल कौन बनाता है? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पुंकेसर। पुंकेसर जो है पुष्प का वो भाग है जो परागकण बनाता है। सवाल 4 है, निम्न से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? इनमें से कौन है जो मादा जनन तंत्र नहीं है? तो मादा मतलब हो गया फीमेल हो गया, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा शुक्रवाहिका। ये आपका पुरुष जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन हमारा सी होगा, वो बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 देखें, निम्न से कौन जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरा, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हमारा ए होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। हाइड्रा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर 6 देखें, इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? इनमें से कौन है जो एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी, गुलहुड़ पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प या गुलाब का पुष्प? 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है? और वो है पपीता पुष्प। सवाल नंबर 7 है, निम्न से कौन उभय लिंगी जंतु है? उभय लिंगी मतलब दोनों लिंग जिसमें मौजूद होता है। केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली या बकरी? 7 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा एक, केंचुआ जो है वो उभय लिंगी है। क्या है? उभय लिंगी, या ना तो फीमेल है ना तो मेल है, जिसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, इनमें से अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसमें? किसमें जो है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है वो आपको बताना है। डीएनए, गोल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, क्लोरोप्लास्ट, एंजाइम। तो डीएनए का अनुवांशिक गुण जो मौजूद होता है वो कहाँ होता है? डीएनए में होता है। बिल्कुल आंसर हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जो है जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए, अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। तो इनमें से सभी, तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखा जाता है तो पता चला कि इनमें से सभी कारण हैं जो जीव जनन करता है। जाहिर है, हर जीव चाहता है कि मेरा अस्तित्व बाकी रहे, है ना, मैं बाप बना तो मेरा बेटा भी बाप बने, मेरा खानदान चले, हर कोई जानता है, वृद्धि हो, मेरा खानदान बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुण पहुँचे, ये भी सब कोई चाहता है। 10वां सवाल है, डीएनए कहाँ उपस्थित है? बहुत अच्छा सवाल। डीएनए जो है कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, गोल्जी काय में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। डीएनए जो है कहाँ उपस्थित होता है? और 10 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, केंद्रक में। डीएनए कहाँ रहता है? केंद्रक में डीएनए रहता है। सवाल नंबर 11 है, परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं? परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं समष्टि द्वारा,
प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा, इनमें से सभी। तो 11 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी होगा, वो राइट आंसर होगा। परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं अनुकूलन द्वारा। 12 सवाल है, अमीबा में जनन होता है, अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से, लैंगिक जनन से, मुकुलन से, इनमें से कोई नहीं। अमीबा में कैसा जनन होता है? कोशिका विभाजन से होता है या लैंगिक जनन से होता है या मुकुलन से होता है? तो 12 का आंसर हमारा होगा कोशिका विभाजन से। बिल्कुल सही, कोशिका विभाजन ही होता है तो अमीबा नया बनता है। ये अमीबा है, कोशिका बढ़ के 2 भाग होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर ये 2 भाग बनता है, फिर ये 2 भाग बनता है, इस तरह से विभाजन होता है। सवाल नंबर 13 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ए होगा, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन होता है पुंकेसर। आप याद करें, पुंकेसर से पू दिख रहा, अब पू से क्या पता चलता है? पुरुष। अब पुरुष को ही तो बोलते हैं नर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, द्विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। इनमें से कौन है जिसमें द्विखंडन के द्वारा जनन होता है? अमीबा में, लिस्मानिया में, ईस्ट में या ए और बी में? तो हमारा 14 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 14 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी। ओके, 14 का आंसर हमारा डी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि द्विखंडन अमीबा में द्विखंडन होता है और ईस्ट में भी द्विखंडन द्वारा जनन होता है। सवाल नंबर 15 देखिए जी, किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है? ओके, 15 का बहुत अच्छा सवाल है। किसमें जो है अपखंडन द्वारा जनन होता है? ईस्ट में, लिस्मानिया में, स्पायरोगैरा में या इनमें से सभी? तो 15 का आंसर हमारा होगा स्पायरोगैरा में। याद रखेंगे, स्पायरोगैरा में अपखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है, जिसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अपखंडन को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो स्पायरोगैरा में जो है अपखंडन के द्वारा जनन होता है। सवाल नंबर 16 देखें, कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है? कायिक जो प्रवर्धन होता है, जो पौधा कायिक पौधा उगाने की एक विधि है कायिक प्रवर्धन, तो उसमें पौधे के किस भाग से नया पौधा निकलता है, जन्म लेता है? तो इसका ऑप्शन देखें, जड़ से, तना से, पत्तियों से, सभी से। तो जाहिर सी बात ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जड़ से भी होता है, तना से भी होता है। कुछ ऐसा पौधा जिसको तना रोपने पे नया पौधा निकलता है, कुछ ऐसा पौधा जिसका पत्ती रोपने पे निकलता है, और जड़ तो है ही है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 सवाल है, किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया? अब इनमें से कौन सा पौधा है जिनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया जाता है? तो गुलाब, गन्ना, अंगूर। बिल्कुल हमारा आंसर डी होगा। गुलाब को हम डाली जो होता है, डाली या तना को अगर गाड़ देंगे काट के तो वो हमारा हो जाए। गन्ना को भी तना रोपते हैं। अंगूर, इसका भी रोपा जाता है। ओके, तो हमारा डी आंसर हो गया राइट। नेक्स्ट है, बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जाते हैं? बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? कायिक प्रवर्धन, पुनर्जनन, मुकुलन, विखंडन। यानी कि जिस पौधा में बीज नहीं रहता है तो उसको किस विधि द्वारा उगाया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 18 का हमारा आंसर क्या होगा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। याद रखें, कायिक प्रवर्धन वो एक ऐसी विधि है जिसमें जिस पौधा में बीज नहीं होता उस पौधा को कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाते, चाहे पत्ती से उगाते हैं, चाहे तो तना से उगाते हैं, चाहे तो जड़ से उगाते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है, गीले डबल रोटी जिसको हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, के टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है? कवक, शैवाल, अमीबा, स्पायरोगैरा। बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ पे आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कवक। जी बिल्कुल, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है? तो कवक उत्पन्न हो जाता है। सवाल नंबर 20 देखिए, उत्तक संवर्धन में पादपों का उपयोग होता है। उत्तक संवर्धन में पादपक को उगाया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। तो कलम से, दाब काम से, कैलस से या बीज से? उत्तक संवर्धन के द्वारा। तो अब यहाँ से एक नया चीज़ देखेंगे, एक कायिक प्रवर्धन देखें, एक उत्तक संवर्धन देखें। तो 20 का हमारा आंसर होगा कैलस के द्वारा। क्या होगा आंसर हमारा? सी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करते हैं क्या कहलाते हैं? वह युग्मक मतलब जोड़ा है जो अचल और भोजन का संचय करते क्या कहलाते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, बीजाणु या इनमें से कोई नहीं? 21 का आंसर हमारा होगा बीजाणु। क्या आंसर होगा? बीजाणु यहाँ पे राइट आंसर होगा। मतलब बीजाणु एक ऐसा युग्मक है जो अचल और भोजन का संचय करते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट है। नेक्स्ट सवाल है 22वां, जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओके, हर्मोफ्रोडाइट, ओके, द्विलिंगी,
उभयलिंगी या इनमें से सभी। तो 22 का देखो ऑप्शन कैसे छाटेंगे। द्विलिंगी तो मतलब बोल ही दिया, जिसमें नर और मादा दोनों रहे तो द्विलिंगी उसको बोल सकते हैं, और उभयलिंगी बोलते हैं। तो ऑप्शन ये तो खाली बी 80 माइनस तो नहीं काम चलेगा, इसका मतलब डी करेंगे तो ये भी आ जाएगा। बिल्कुल हमारा आंसर डी राइट होगा, यानी कि हार्मोफ्रोडाइट भी है, इसमें भी नर और मादा जनन अंग एक ही जगह उपस्थित होता है, एक ही में। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो पुष्पी जो पौधा होता है, जो पत्ते फूल वाला जो पौधा, पुष्पी मतलब फूल वाला पौधा जो पुष्प जिसमें होता है, पत्तियों के द्वारा होता है लैंगिक जनन, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या बीज के द्वारा? 23 का आंसर हमारा होगा फूलों के द्वारा, बिल्कुल सही है ना। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है, उभयलिंगी जो पुष्प होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? स्त्री केसर, पुंकेसर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम तुरंत पढ़ें कि उभयलिंगी किसको कहते हैं? जिसमें स्त्री और पुरुष यानी कि मादा और नर जनन अंग एक ही में होता है, उसको बोलते हैं उभयलिंगी, या तो द्विलिंगी बोलते हैं। तो आंसर हमारा दोनों, चूँकि स्त्री केसर पुंकेसर दोनों रहेगा, स्त्री केसर स्त्री वाला में और पुंकेसर पुरुष वाला में, जिसको मतलब नर फूल बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है? कौन सा जनन इनमें से है? सब जनन का नाम है, ठीक है, जिसमें जो है जनक के शरीर से जिससे निकलता है उसके शरीर से कलिका निकलता है। मुकुलन, अपखंडन, विखंडन, बीजाणु जनन। तो 25 का हमारा आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए मुकुलन। मुकुलन के द्वारा उस जो जिस पौधा से जनक होता है उसके शरीर से कलिका निकलता है। सवाल नंबर 26 देखें, स्त्री केसर में उपस्थित होता है कौन सा? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इनमें से सभी। तो स्त्री केसर जो कि मादा में पाया रहा है, तो स्त्री केसर में जो उपस्थित होता है वो इनमें से सभी, यानी कि बिल्कुल सही। अंडाशय तो होता ही है, वर्तिका भी रहता है और वर्तिकाग्र भी रहता है। नेक्स्ट सवाल है 27वां कि पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प में बीजांड जो है कहाँ रहता है? वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। पुष्प मतलब फूल में। तो हमारा 27 का आंसर होगा अंडाशय में। ये सवाल अभी तुरंत पढ़े थे, अंडाशय में बीजांड रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे ख्याल से इतना सवाल आप पढ़ लोगे जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। पुष्प में, फूल में मादा युग्मक कहाँ होता है? अभी तो हम पढ़े थे कि नर युग्मक पुष्प में, बीजांड कहाँ होता है? तो अंडाशय में पढ़े थे, लेकिन पुष्प में बताता मादा युग्मक कहाँ होता है? बीजांड में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर होगा हमारा ए, बिल्कुल बीजांड में उपस्थित होता है। सवाल नंबर 29 है कि निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के बाद अंडाशय क्या बन जाता है? फूल बनता है, फल बनता है, पत्ती बनता है या परागकण बनता है? तो 29 का हमारा आंसर होगा फल बनता है। बिल्कुल आप देखे होंगे फूल इस तरह से रहता होगा, फूल निकलता है और निकल कर ये फूल ऐसे बढ़ जाता है और यही जो हमारा फल बनता है ना। देखे होंगे आप, ऐसे निकलता है, यहाँ पे फूल इधर बढ़ जाता है और फल हमारा रहता है यहाँ पे। जैसे आप बहुत सारा फल देखे होंगे इस तरह से। तो निषेचन के बाद वही अंडाशय जो क्या बनता है? फल बन जाता है। सवाल नंबर 30 है, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? फल में, फूल में, बीज में या परागकण में? 30 का आंसर हमारा होगा बीज में। तो परागकण जो होता है, बीजांड बीजांड से मतलब बीज से ही पता चल रहा है। बीजांड किसे बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। जो जिसको बोलते हैं बिच्चा, बीज जिसको बोलते हैं, बीज रहता है, उसको रोपते हैं तो फिर से नया पौधा निकलता है, ठीक है। तो बीजांड से बीज बन गया। बीज पत्र का अर्थ क्या है? बीज पत्र का मतलब क्या होता है? खाद्य संग्रहण, सुरक्षा या जनन या इनमें से कोई नहीं। बीज पत्र का मतलब हुआ खाद्य संग्रहण। क्या हुआ? खाद्य संग्रहण। बीज पत्र का मतलब हुआ खाद्य संग्रहण। नेक्स्ट सवाल है, नव अंकुरित पौधे में यह होता है, क्या होता है? मूलांकर, परांकुर, बीज पत्र, इनमें से कोई। नव अंकुरित पौधों में क्या होता है? तो 32 का हमारा आंसर हो, ऑप्शन हमारा यहाँ पे। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। और इसका आंसर क्या होगा नीचे मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। 9 अंकुरित पौधों में इनमें से क्या होता है? मूलांकर, परांकुर, बीजपत्र, इनमें से। तो ऑप्शन तो हमारा इनमें से कोई नहीं दे रहा, लेकिन आप मुझे बताएं कमेंट करके क्या इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं 33 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो किशोर अवस्था यानी कि जो यंग हो जाते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अंकुरन, प्यूबर्टी, विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर होगा हमारा बी, यहाँ पे राइट आंसर होगा प्यूबर्टी। क्या होगा? प्यूबर्टी। 33 का बी। नेक्स्ट सवाल है, किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रभाव होता है? किस मार्ग में? मार्ग में से रास्ता, शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रभाव होता है। शुक्राशय में, मूत्र मार्ग में, शुक्रवाहिनी में या विरसन में? तो 34 का हमारा आंसर होगा
हमारा ऑप्शन हमारा बी होगा, मूत्र मार्ग में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, यह हार्मोन किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। कौन हार्मोन है, इनमें से कौन हार्मोन है जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं। तो 35 यहाँ पे होगा, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि किशोर यहाँ पे बोल रहा है, किशोरियों नहीं बोला, किशोरों बोल रहा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल, किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? प्रोस्टेट को, शुक्राशय को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इनमें से दोनों को, ए और बी दोनों को, यानी कि प्रोस्टेट और शुक्राशय ये दोनों जब स्राव होता है तो शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? भ्रूण को जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये बोला भ्रूण को माता से, है ना, पोषण किसके द्वारा प्राप्त मिलता है? फैलोपियन ट्यूब से, सीधे रुधिर से, प्लेसेंटा से, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का हमारा आंसर होगा प्लेसेंटा से। बिल्कुल, प्लेसेंटा से ही जो भ्रूण में जो बच्चे होते हैं तो माँ के द्वारा जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण उसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, 38 सवाल है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन को से क्या बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि नर का विषाणु और मादा का अंडाणु ये जब दोनों मिलता है तो फिर क्या बनता है? तो 38 का हमारा आंसर होगा जायगोट, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा राइट आंसर, जिसको हम लोग जायगोट को युग्मज कहते हैं, है ना। जायगोट को हम लोग युग्मज कहते हैं, वही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से कौन है जो अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन जनन, विखंडन, इनमें से सभी। तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जानते हैं, जो नर और मादा पुरुष के मिलने से जो संबंध बनता है तो जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होगा, और जब इसके अलावा कुछ अलग होगा जिसमें नर मादा का मिलन नहीं होगा तो वो अलैंगिक होगा। नेक्स्ट सवाल है, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन या द्विखंडन। 40 का हमारा आंसर होगा मुकुलन। क्या कहेंगे? मुकुलन। इष्ट में, हाँ, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि को क्या कहेंगे? हाइड्रा में, ओके, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहेंगे? मुकुलन, पुरजनन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन या विखंडन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को भी वहाँ पे आंसर हमारा यही होगा, मुकुलन। हाइड्रा में भी जो अलैंगिक जनन होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। और आपका यहाँ पे सवाल था एक आपका इष्ट में, तो इष्ट में भी मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन जो है इनमें से कौन किस पौधों में होता है? उभयलिंगी पौधों में, एक लिंगी पौधों में, या आलिंगी पौधों में, या इनमें से सभी। तो 42 का आंसर होगा हमारा ए, उभयलिंगी पौधों में। उभयलिंगी पौधों में स्वपरागन होता है। ओके, 42 का आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? इनमें से कौन सा भाग है जो केवल पुरुष जननांग यानी कि जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नालिका, शुक्रवाहिका, लेबिया माइनोरा, परिपक्व, पुटक। तो 43 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन हमारा शुक्रवाहिका, जो शुक्राणु से निकलता है। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, शुक्राणु जो निकलता है, ओके, शुक्रवाहिका ये भाग है जिससे शुक्राणु निकलता है। नेक्स्ट सवाल आपका है, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, या असूत्री विभाजन, या इनमें से सभी। 44 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। याद रखेंगे, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल भरने वाला है कि खाली जगह सबसे छोटा और सबसे बड़ा फूल कौन है? सबसे छोटा फूल है दुनिया का कौन सा है, और सबसे बड़ा फूल दुनिया का कौन सा है? तो बुल्फिया जो है वो सबसे छोटा है और रेफ्लिसिया है जो सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं? एक, अनेक, 3, 4 या सभी। तो 46 का हमारा आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। एक अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं? एक, अनेक, 3, 4 सभी तरह के होते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, स्त्रियों के मासिक चक्र यानी कि MC मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28 दिन, 20वें दिन,
14वें दिन या 33वें दिन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत करेंगे, तो हमारा फिलहाल यहाँ पे 47 का आंसर होगा 14 दिन। अंडाशय से बाहर निकलता है 14 दिन बाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में। अंडाणु कहाँ निषेचन होता है? तो ऑप्शन अंडाणु है तो जाहिर सी बात अंडाशय में। ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है केचुआ उदाहरण है, एक लिंगी जीव है या अलिंगी है या उभयलिंगी या सभी? केचुआ कैसा लिंगी जीव है, ये किसका उदाहरण है? तो 49 का आंसर हमारा होगा उभयलिंगी। केचुआ एक उभयलिंगी जीव, जो कि हम पहले भी सवाल यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है पक्षियों के द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? पक्षियों के द्वारा जो परागकण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एनेमोफिली, एंटीमोफिलोफिली, आर्नियोफिली। तो 50 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहते हैं? आर्नियोफिली। नेक्स्ट सवाल है कॉपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? कॉपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राशय द्रव स्रावित करना, पूरा अस्त द्रव देना, क्षारीय द्रव स्रावित करना, इनमें से सभी। 51 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा सी, कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि 51 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, कॉपर ग्रंथि का काम है, मुख्य काम है क्षारीय द्रव स्रावित करना। नेक्स्ट 52 सवाल है मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में या कोशिका विभाजन में? तो 52 का आंसर होगा फैलोपियन नलिका में। याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, ये बहुत बार सवाल आता है कि मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब जिसको भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी रहता है, नलिका भी रहता है, और अंडाशय में अंडाणु बनता है। ये कन्फ्यूजन ना करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन। लैंगिक जनन में विभाजन होता है समसूत्री, असमसूत्री, दोनों या अर्धसूत्री। तो अभी तुरंत ये सवाल हम लोग पढ़े थे और इसका हमारा होगा अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट सवाल है नर के शिशन। नर के शिशन में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? नर के शिशन में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? कापोर, कैभारनोसा, शुक्राशय, योनि या पिप्यूस। तो 47 का आंसर 44 है ना, 54 54 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा। 54 का आंसर हमारा डी होगा। ओके, सवाल नंबर 55 देखें। 55 गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोत्सर्ग नहीं होता है, कभी कभी होता है, नियमित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर हमारा होगा नहीं होता है। गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण तथा अंडोत्सर्ग जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन है जो जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। 56 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, सभी जो है वो जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल आपका है निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है? इनमें से कौन है जो परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि, इनमें से सभी। निम्न में कौन नियोजन की प्रकृति विधि है? तो 57 का आंसर हमारा होगा इनमें से सभी। नियोजन की, परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। ठीक है, सवाल यहाँ पे समझना आपको, कौन है जो परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? कंडोम, कॉपर टी, डायफ्राम, लूप। 58 का आंसर हमारा होगा कॉपर टी। ऑप्शन हमारा बी होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण इनमें से कौन है? आलू, ब्रायोफाइलम, प्याज, गुलाब। पत्तियों के द्वारा किसका प्रवर्धन करते हैं? 49 का आंसर होगा ब्रायोफाइलम। आलू को तो तना से रोपते हैं, प्याज भी हमारा प्याज भी तना से रोपाता है ना, तना जो खाते हैं वही रोपते भी हैं। गुलाब को तो हम लोग इसको भी तना, हम कली जो है गाड़ते हैं, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है गर्भपात की सुरक्षा अवधि कितनी होती है? 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। 60 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट सवाल है गर्भपात भ्रूण के
किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टुला, अंग निर्माण, परिपक्व भ्रूण, इनमें से सभी। 61 का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, ब्लास्टुला। नेक्स्ट सवाल है, नर में बांध्यकरण को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशन, वाइलेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं, इसको नसबंदी कहते हैं। ठीक है, तो नर में जो होता है नसबंदी, बाध्यकरण को क्या कहते हैं? तो 62 का हमारा हो जाएगा आंसर वाइलेक्टोमी, और महिला में ट्यूबेक्टोमी। नर में हो जाएगा वाइलेक्टोमी, और महिला में, जिसको स्त्री में आपका या मादा में ट्यूबेक्टोमी, चूँकि फैलोपियन टिप को वहाँ पे बांधा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव जो है मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, कौन है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, फिर यहाँ पे ये सवाल रिपीटेड आ गया, शुक्रवाहिका। ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी होगा, वो राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? मैं बता दूँ, विरसन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो गर्भाशय, अंडाशय तो होगा नहीं, क्योंकि शुक्राणु ये पुरुष का है, तो पुरुष का जो भाग है तो ये दोनों तो होगा नहीं, बाकी ये दोनों कन्फ्यूजन है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 65, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसमें दोनों लिंग उपस्थित रहे हैं उसको एकलिंगी, द्विलिंगी, आलिंगी, इनमें से सभी। बिल्कुल, यहाँ पे 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा द्विलिंगी। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी, या तो उभय लिंगी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट सवाल है, आलू में जनन कैसा होता है? मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन या अपखंडन? 66 का आंसर होगा कायिक प्रवर्धन, क्योंकि आलू को हम लोग जो तना जो खाते हैं उसी को हम लोग रोपते हैं, और जो हम लोग खाते हैं आलू वो तना होता है। आप देखे होंगे जब आलू निकलता है खेत से तो उसमें जड़ें भी होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं, तो जड़ को नहीं रोपते हैं, तना को रोपते हैं, जो खाते वही रोपते हैं। अलैंगिक जनन किस समय कौन सा विभाजन होता है? 67, अलैंगिक जनन जब होता है तो कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, असमसूत्री या अर्धसूत्री या दोनों? तो 67 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन हमारा डी होगा, समसूत्री और असमसूत्री, ये दोनों जो है अलैंगिक जनन के समय विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और असमसूत्री विभाजन होता है, ये अलैंगिक जनन का। और लैंगिक जनन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत ईजी सवाल है। तो यहाँ पे जनन, श्वसन, प्रचलन, उत्तेजनशीलता, ऑप्शन हमारा ए होगा। जनन के द्वारा ही जीव जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? अभी सवाल पढ़े थे जायगोट, और जायगोट के बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से नर युग्मक और मादा युग्मक को के संलयन को, यहाँ पे निषेचन नहीं, तो निषेचन रहता तो जायगोट होता, जिसको हम लोग युग्मज कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक ये जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? 69 का आंसर होगा निषेचन, ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप है? इनमें से कौन है जो एक लिंगी पादप? सरसों, गुलहड़, पपीता, मटर। ये भी सवाल रिपीटेड है, पपीता जो है वो एक लिंगी पादप है। ओके, बहुत जल्दी खत्म होने वाला सवाल, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी? इनमें से कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी जंतु है? मानव, कबूतर, मेढक, केचुआ। उभयलिंगी मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जनन अंग एक ही में रहता है। ठीक है, तो 61 का आंसर होगा हमारा केचुआ, जो कि बहुत बार सवाल आ चुका है। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंग, पुमंग, जयांग या परागकोश? 72 का जो आंसर होगा हमारा आंसर सी होगा, जयांग। नेक्स्ट सवाल आपका है, पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर जो होता है, जो कि पुरुष आपका नर फूल में होता है पुंकेसर, उसके अग्र भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश या परागकण? 73 का आंसर होगा हमारा परागकोश, क्योंकि वर्तिका, वार्तिकाग्र तो आपका स्त्री केसर का ही है। ठीक है, तो परागकोश कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी। और इस लेसन का सबसे लास्ट सवाल है, स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय या वर्तिका?
74 का हमारा आंसर होगा अंडा से, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। तो इस तरह से इस वीडियो हम लोग 74 सवाल कर लिए हैं। अब इस लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है आप लोग से, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, हो सके तो क्वेश्चन को आप लिख करके याद करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। टाइम तो लगेगा लेकिन इतना है कि याद हो जाएगा। आप ऐसा करें, अगर आप पूरा ऑप्शन नहीं लिखना चाहते हैं तो सवाल लिखे, डायरेक्ट एक सवाल लिखे और यहाँ पे इसका आंसर लिख लें, ठीक है। सवाल लिखे और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लें, तो मेरे ख्याल से कम टाइम में भी आप लिख पाओगे। और इसका PDF मैं आपको दूंगा, ठीक है। PDF लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्ले स्टोर जाएँ, प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन सर्च करें। टेलीग्राम TELEGRAM टेलीग्राम एप्लीकेशन सर्च करें और वहाँ पे सर्च करने के बाद जाएंगे तो वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन होना। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जैसे ही ये ज्वाइन होंगे तो एक मैसेज आएगा आपको जहाँ पे लिखा रहेगा PDF के लिए ज्वाइन फॉर PDF ग्रुप। तो PDF ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, उसमें मैं सिर्फ PDF भेजूंगा, बाकी ये आपका डिस्कस वाला ग्रुप है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और सपोर्ट करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।